अभी And अभी if you के don't, that जर्नलिज्म को means लेकर के आप क्या सोचती हैं, और अभी के जो एंकर हैं तमाम प्रेस्टिट्यूट्स नाम मैंने नहीं दिया, दे हैव तमाम अर्नड इट। लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो तमाम इंटरव्यू किया जाता है और उसमें सवाल किया जाता है कि आप थकते नहीं, आप इतना काम करते हैं, 2400 घंटे आप मतलब इतना काम करते हैं, प्रधानमंत्री से सवाल किया जाता है। झूठा है, अय्याशी करता है बहुत सारे समय तो, और इसके सारे किस्से निकलेंगे। मुझे अब फिर कहेंगे मैं अगर कुछ बोलूंगी तो बोलेंगे सिद्ध करो। इसका मतलब मेरे पास सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए था, उसके बेडरूम में भी, उसके यहाँ भी, वहाँ भी। अच्छा, वो ये कहाँ जाता पोस्ट है। के बाद क्या अभी आप कभी आपको धमकाने वाला कॉल या कुछ ऐसे बहुत आए, धमकी बहुत आए। क्या कहा जा रहा था? माँ बहन की गालियाँ, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो कौन लोग थे? आपने मेरे क्या रिश्तेदार थोड़े पूछा नहीं आपने कि कौन बोल रहे हो, क्यों ये कह रहे हो? कुछ के कॉलर मतलब कॉलर नाम पता चले, पर क्यों मैं कहूँ, मैं क्यों फालतू में बात। तुमने गाली देनी है, मुझे धमकाना है, धमका लो। जब मैं आईटी सेल के धमकाने से नहीं डरती, तो ये गुंडे मवाली जो मुझे फोन करके कहेंगे, तो 2-3 दिन तो मैंने अपना फोन नहीं। दोस्तों नमस्कार, नैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, ऐसे में जबकि पूरे देश में 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, 3 में तो चुनाव हो चुके हैं, 2 में होने बाकी हैं, जिसमें कि 2 में प्रधानमंत्री मोदी और शाह की साख दांव पर लगी हुई है। खास तौर से पश्चिम बंगाल में तो दांव पर अमित शाह की लगी हुई है। आप कहेंगे कि आज ऐसे मौके पर हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। आज खास तौर से हम चर्चा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में करने जा रहे हैं, जिनके बारे में लोग कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि मोदी जी अब कुछ चंद दिनों के मेहमान हैं, यानी राजनीतिक। क्योंकि जिस तरीके से उनके एक से एक जो खुलासे होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी, ना तो उनका कोई बयान आया और ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी जो काली करतूतों के बारे में सोशल मीडिया पर जिक्र हो रहा है, उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं जताई है। पहले एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी के संबंध देखने को मिले, उसको लेकर संसद में खूब हंगामा हुआ, और फिर उनके कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के बारे में खूब चर्चा हुई कि एप्स्टीन, जो कि दुर्दांत अपराधी के रूप में जाना जाता था, यौन शोषण में उसका नाम था, और ऐसे व्यक्ति से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के जो संबंध सामने आए, उससे सरकार की तो थू थू हुई, साथ में देश के सम्मान और छवि को भी चोट पहुंची। इस बात को लेकर कांग्रेस और वह अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर खूब जबरदस्त हमले किए। अभी उन हमलों से बचकर किसी तरीके से उबर भी नहीं पाए थे कि सोशल मीडिया पर कभी मोदी की भक्त रही, मोदी की काफ़ी करीब रहने वाली महिला पत्रकार लेखक मधु किश्वर ने एक बम फोड़ दिया। बम एक किताब के रूप में था। उन्होंने मोदी नामा नाम की एक किताब लिखी और उनके सारे काले कारनामों और करतूतों का चिट्ठा उन्होंने सबके सामने रख दिया। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार तो सन्न रह गई कि उनके बारे में ऐसा खुलासा कर दिया गया है, और इसके बारे में वो कुछ भी कहने सुनने के हालत में नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब तब पानी पी पी कर कोसते हैं, उनको गाली देते हैं, उनके बारे में अनाप शनाप जो भी आता है उसको लेकर वो पूरी तरीके से निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं। ऐसे में भी सरकार का कोई भी मंत्री या विदेश मंत्रालय उसकी हिम्मत नहीं होती कि
डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई ऐसी उसका जवाब दे सके, ट्रंप के टिप्पणियों का कोई जवाब दे सके। विदेश मंत्रालय बिल्कुल शून्य है। और सबसे बड़ी बात 2024-25 में जो 2025 में अप्रैल में पहलगाम का आतंकी हमला होता है, उसको लेकर सरकार की खूब खिंचाई हुई। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो तीसरा काल है, तीसरा टर्म है, जिसमें बड़े बहादुरी और जोर शोर से कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, आज ये स्थिति है कि उनकी सदन में आने की हिम्मत नहीं होती। उनको महिला सांसदों से डर लगने लगता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, जो कि एक अकेला सब पे भारी करके लोकसभा में दहाड़ते थे, आज वो स्थिति है कि वो जंगल के शेर नहीं, संसद के शेर ना होकर अब वो सर्कस के जोकर बन गए हैं, शेर बन गए हैं, जिसको कोई अपने हंटर से चला सकता है। इस समय पूरी तरीके से संसद के दोनों सदनों में इंडिया ब्लॉक की पूरी तरीके से पकड़ बन गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों के स्पीकर और चेयरमैन पे हटाए जाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यह बात दूसरी है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई फायदा नहीं हुआ विपक्ष को, लेकिन ये बात तो तय है कि इतिहास में दर्ज हो गया कि संवैधानिक पद पर बैठे, चाहे वो उपराष्ट्रपति हों, राष्ट्रपति हों, CJI हों, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के अध्यक्ष हों, सब ने ये सिद्ध कर दिया है कि विपक्ष को बिल्कुल नकार देना है और सत्ता के तलवे चाटते रहना है। ये इसलिए किया जा रहा है कि उनको अपना भविष्य तब तक दिख रहा है जब तक कि सरकार सत्ता में बनी रहती है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जब तक कायम रहेगी, ये लोग सुरक्षित अपने आप को मानते हैं। तभी तो कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी कि हाँ, सारे गुंडे, मवाली, भ्रष्टाचारी सब एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और उनका मंतव्य यही है कि किसी ना किसी तरीके से सरकार को बचाए रखना है। सरकार रहेगी, सरकार बचेगी तो हम सब गुंडे, मवाली, भ्रष्टाचारी सेफ रहेंगे। यही है भारतीय जनता पार्टी का, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैंने ट्वीट में भी लिखा है, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, कि यदि सवाल केवल इनकी पर्सनल वीकनेसेस का होता, अयाशी का होता, 2 नहीं 20 भी गर्लफ्रेंड होती या जो भी होती या नहीं होती, मैं बिल्कुल परवाह न करती यदि इन्होंने हिंदू समाज के साथ वो फरेब न किए होते जो जेनोसाइडल है। और उनमें जो वैक्सीन माफिया द्वारा, फार्मा माफिया द्वारा जिस तरह इन्होंने कोविड के दौरान कंपल्सरी वैक्सीन लगाई जो जहर है, सारी दुनिया में उसके चर्चे हो रहे हैं कि बिल्कुल ये मैन मेड स्कैम था, कोई वायरस नहीं था। ये वैक्सीन भी फार्मा माफिया की एक षड्यंत्र के तहत बनाई गई थी जेनोसाइड करने के लिए, क्योंकि बिल गेट्स जैसे मानते हैं कि इस दुनिया में केवल 10% लोग जो बड़े टैलेंटेड है उनको बचना चाहिए, बाकी 90% को उड़ जाना चाहिए। तो वो खुद उनका लिखित में एजेंडा है, वो बोल चुके हैं। और उसके बावजूद कोविड वैक्सीन के ब्रांड एम्बेसडर बनने के अलावा देखिए HP वैक्सीन प्रमोट कर रहे हैं जो टीनेज गर्ल्स के लिए, और जो उन्हें बांझ नहीं बनाएगा। 12, 13, 15 साल की लड़कियां मर रही हैं उस वैक्सीन के बाद। ये तो मैं 16 बार चाइना होकर आया जी। जिस दिन इन्होंने पार किया उस दिन मैंने चाइनीज की जो मुखिया है उसको कहा कि वो हाउ कैन यू डू दिस, ये आपने कैसा कर दिया। तो उन्होंने कहा कि कोई आपत्ति तो आपके गवर्नमेंट से तो नहीं आ रही है। वहां से क्यों नहीं आपत्ति आती है, वहां क्या लालच है? क्योंकि ये इसके बारे में उनके पास इतने बड़ी दस्तावेज है। चाइना के पास, आप कह रहे हैं अमेरिका के पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाइना के पास भी। इसीलिए दोनों के सामने कुछ नहीं बोल सकता। कहता युद्ध विराम, हाँ भाई युद्ध विराम, दोनों बैठो, बैठ गए। क्या बैठना पाकिस्तान के साथ? हम तो अपने को चाइना और अमेरिका के संबंध समझते थे, अब तो हमारे नाम ही नहीं लेते, अब तो चाइना और अमेरिका बस। इस एफिडेविट को देखिए आप, ये प्रदीप शर्मा नाम के IAS अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये क्या लिखा है इस एफिडेविट में, मैं चाहता हूं सभी सदस्यों को इस एफिडेविट की प्रतियां जरूर दी जाए और सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट मैं आज दूंगा, सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट रखा जाए। एफिडेविट में लिखा है, चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी visited Kutch to inaugurate the Hill Garden project.
and upon its completion, it was the time when he was introduced to an architect. उसका नाम मैं यहां नहीं लूंगा, लेकिन उस महिला से एक हिल गार्डन प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय परिचय होता है। शरद उत्सव अक्टूबर 2005 में नरेंद्र मोदी जी उनके साथ ईमेल पे बात करनी शुरू करते हैं, और उसके बाद श्री मोदी एंड मिस had begun to exchange text messages which she communicated to the petitioner. She further mentioned that she was planning to meet the chief minister. उनको उनके घर पे मिलने के लिए बुलाया जाता है मुख्यमंत्री महोदय के, और शरद उत्सव के अगले दिन सुबह 7 बजे, following morning at the site of Sharad Utsav at approximately 7 a.m. the petitioner was in the presence of Shri Modi when Miss arrived, and the conversation between them assured the petitioner that Shri Modi and Miss were in fact exchanging personal text messages, emails and or direct conversations. दोस्तों, गोदी मीडिया के लिए पीएम मोदी विश्व गुरु हैं, देश के पापा है, उनका 56 इंची सीना है और ना जाने क्या क्या है। मगर वहीं दूसरी तरफ जब आप असलियत पर ध्यान देंगे तब आपको समझ आएगा कि ये तमाम बातें महज बातें हैं, असलियत से इनका कोई वास्ता नहीं है, सच्चाई बिल्कुल खोखली है। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ कभी सरकार के करीबी मानी जाने वाली लेखिका मधु कीश्वर लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार कभी कभी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के तीखे सवाल उठाते रहते हैं। और अब इस सूची में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है, सीबीआई के पूर्व निर्देशक और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव। दरअसल मधुकेश्वर उन्होंने एक पोस्ट लिखा था दोस्तों, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मोदी के बुरी तरह से फंसे होने और इसलिए कमजोर पड़ जाने के बारे में ताजा जानकारी। ये चौंकाने वाली जानकारी मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जिसके पास पीएम के बारे में अंदर की बहुत सारी जानकारी है। बुनियादी तथ्यों की जांच कोई भी कर सकता है जिसे गूगल पर सर्च करना आता हो। जिस दिन मोदी जी ने पीएम का पदभार संभाला, डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2011 से कैबिनेट सेक्रेटरी रहे अजीत कुमार सेठ ने एक मोटी सी फाइल लेकर आए, महामानव से मिलने आए और कहा डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया है कि आप इस फाइल को ध्यान से देखें। महामानव ने फाइल ली और जैसे ही उसके पन्ने पलटे उनका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उस फाइल में उनके बारे में बहुत सी ऐसी बातें थी जिनसे वे मुश्किल में पड़ सकते थे। ये सारी बातें मधुकेश्वर ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया और ये सारी बातें उन्होंने इंग्लिश में की हैं। मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बता रही हूँ दोस्तों। उन्होंने आगे कहा, यानी मधुकेश्वर ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि मोदी घबराए हुए दिखे। उन्होंने सेठ से पूछा, ये फाइल आप तक कैसे पहुंची? सेठ ने शांत भाव से जवाब दिया, पीएमओ में कैबिनेट सेक्रेटरी होने के नाते सभी जरूरी फाइलें मेरे पास ही आती हैं। मोदी जी ने चुपचाप फाइल वापस कर दी और उन्हें इशारा अच्छी तरह समझ आ गया। अजीत कुमार सेठ को सेवा विस्तार दिया गया और उन्हें मोदी जी का अपना कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया। क्या आपने दोस्तों दुनिया में कहीं भी कभी भी ये सुना है कि ऐसे पीएम के बारे में सुना है जिसने अपने कट्टर दुश्मन के सबसे भरोसेमंद सीनियर अधिकारी को अपने ही पीएमओ का मुखिया नियुक्त किया हो? मधुकेश्वर ने आगे लिखा कि इससे शायद ये बात समझ में आ जाए कि तमाम शोर शराबे के बावजूद 56 इंची महामानव ने सोनिया जी, रॉबर्ट वाड्रा, चिदम्बरम और अन्य लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं की। हाँकते हैं और शेखी बगाड़ते हैं। भारत और पूरी दुनिया में भ्रष्ट राजनेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई भी खुद को एक संत जैसी हस्ती के तौर पर पेश करने के लिए इतना बेताब नहीं रहता जितना कि भारत के एकमात्र 56 इंचिए हैं। इसलिए जनता को संबोधित करते समय उनकी आवाज में हमेशा एक तरह की घबराहट और बेचैनी होती है और ये एक निस्वार्थ महात्मा होने का दिखावा करते हैं। अब इसी पोस्ट पर दोस्तों क्या हुआ, रीट्वीट करते हुए रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव इस बात को और हवा दे रहे हैं। एम नागेश्वर राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी, यानी मधुकेश्वर की पोस्ट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल अब मचा दी है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। मधु जी, आपकी पोस्ट में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। यूपीए की शासनकाल के दौरान जब नरेंद्र मोदी के लिए स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी और ये मजबूत चर्चाएं चल रही थी कि उन्हें किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है, तब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने मुझसे विश्वास में कहा था कि शरद पवार ने मोदी को गिरफ्तारी से बचाने और गुजरात के मुख्यमंत्री पद खोने से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। शिवसेना के जो नेता संजय राउत ने भी अपनी किताब में 2025 में प्रकाशित किताब में दोस्तों ये बात को उजागर किया है। तो ऐसा कहना एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर का दोस्तों, कोई आश्चर्य नहीं है कि मोदी ने इस एहसान का बदला 2017 में शरद पवार को पद्म विभूषण देकर चुकाया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स दावा भी कर रहे हैं कि संजय राउत ने अपनी किताब में भी इसी तरह की बात का जिक्र किया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग स्रोतों से होना अभी भी चर्चा का विषय है, लेकिन राजनीति में दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि एक बयान कई सवालों को जन्म देता है और
यहाँ भी वही हो रहा है। इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि 2017 में शरद पवार को जो सम्मान दिया गया पद्म विभूषण की शक्ल में, क्या वो केवल एक राष्ट्रीय सम्मान था या फिर उसके पीछे कुछ और बात थी? और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि खुद मधुकेश्वर उठा रही हैं, जो कि एक वक्त पर पीएम मोदी की कट्टर समर्थक थी। लेकिन इस पूरी जो भी ये बातें हुई हैं, इतने लंबे लंबे पोस्ट लिखे गए हैं, उनसे मुझे एक चीज जो समझ में आती है दोस्तों, वो ये कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की हो, एनडीए की हो, यहाँ पर दोनों के दोनों ही कल्प्रिट हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली है कि इन सरकारों में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, ये सबके सब बुरे होते हैं। बस आपको चुनना है कि कौन ज्यादा बुरा है और कौन कम बुरा है, क्योंकि हमने इन बातों से यहाँ पे सीख लिया कि सबके पास एक दूसरे के खिलाफ सबूत पड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को बचाने में दोनों लगे हुए हैं कि मेरे खिलाफ बोलोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ बोल दूंगा, इसलिए चुप रहते हैं और दिखावे के लिए लड़ाई करते रहते हैं।